हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेंसी हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 10 सितंबर से हम आपके लिए द हिंदू एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भी यूपीएससी, यूपीपीएससी और वेरियस एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें द हिंदू या अन्य न्यूज़पेपर्स की जो मुख्य खबरें हैं उसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से रेलिवेंट है, वो सभी न्यूज़ को हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडे न्यूज एनालिसिस। अखबार के मुख्य पेज पर देखेंगे कि हमारे लिए क्या काम की न्यूज आई है। सबसे पहले दोस्तों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू डिसाइड ऑन टैक्स ऑन हेल्थ लाइफ कवर्स सून। मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जो भी टैक्सेस है उस पर वो समीक्षा करेगी, रिव्यू करेगी कि क्या उसकी दरों को कम करना है, सेम रखना है या बढ़ाना है, क्या करना है। इस पर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग किसकी हुई है? जीएसटी काउंसिल की हुई है। जीएसटी काउंसिल क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है, हमारे लिए न्यूज में पॉइंट ऑफ व्यू ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल और साथ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को समझना भी जरूरी है। लेकिन हम सबसे पहले इस पेज का न्यूज देख लेते हैं कि न्यूज क्या कह रहा है। न्यूज कह रहा है कि रिडक्शन इन द 18% टैक्स लेवी ऑन प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जीएसटी काउंसिल ऑन मंडे। उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को 50 दिन का डेडलाइन दिया है, जिसके अंतर्गत वो रिव्यू करेगी टैक्स के रेट पर कि कितना रखना है। 18% से क्या करना है, उसको बढ़ाना है, घटाना है। इसको लेकर जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को 50 दिन का समय दिया है कि इस पर रिव्यू करें। दूसरा, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि द काउंसिल चेयर फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। उन्होंने ही इस पर एक्सटेंसिवली बात करी है और ये न्यूज है कुल मिलाकर। बाकी जैसे कि जीएसटी काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, विभिन्न मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं उनका एक समूह होता है और यह एक प्रकार का अस्थायी समिति के तौर पर काम करता है, एडहॉक कमेटी के रूप में। इसमें इनकी खासियत होती है कि ये किसी भी विशेष मुद्दे पर, विशेष पर्पज पर विशेषज्ञता के साथ और गहन विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें उस काउंसिल को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पर जीएसटी काउंसिल को ये लोग गहन विश्लेषण करेंगे कि इस पर टैक्स रेट्स में क्या बदलाव लाना है, उस पर ये लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 50 दिनों के अंदर जानकारी जुटाकर और सिफारिश करेंगे जीएसटी काउंसिल को कि हमने रिव्यू में क्या पाया है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मुख्य तौर पर जो मंत्री होते हैं, हाँ, इसमें स्टेट के भी मंत्री हो सकते हैं और सेंटर के भी मिनिस्टर हो सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जीएसटी काउंसिल के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। इस न्यूज से हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है तो हमें समझना होगा कि जीएसटी काउंसिल क्या है। सबसे पहले तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन 2016 में 101वां संवैधानिक संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 का, उसके तहत इसका गठन हुआ है। और जो इसका मुख्य एम है वो क्या है? एक प्रकार से पूरे देश में इक्वल, मतलब समान कराधान प्रणाली को लागू करना, मतलब पूरा इक्वल टैक्सेशन सिस्टम को देश में लागू करना। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। हाँ, इसका कंपोजिशन क्या है ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें दो भाग है, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और दूसरा होते हैं इसमें सदस्य। दोस्तों, आप लोग राइट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि स्टैटिक न्यूज
ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट से रिलेट करते हुए। हमेशा करंट से वो न्यूज नहीं आती है जो दिखाई गई है अखबारों में। हमेशा करंट से उस तरीके के न्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं जो उसमें स्टैटिक पार्ट में छिपे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे जीएसटी काउंसिल चर्चा में चल रहा है आजकल, तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के क्या उद्देश्य है, गठन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सब चीजों को समझना जरूरी है। सदस्य में कौन लोग होते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि सदस्य में एक तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो सकते हैं, ऑल स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो शामिल हो सकते हैं, साथ में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो राजस्व विभाग के, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे सदस्य के अंतर्गत हो गई, अध्यक्ष के अंतर्गत हो गए। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि जीएसटी काउंसिल वर्क कैसे करता है, मतलब इसके क्या कार्य है, कैसे काम करता है, ये कैसे बहुमत से निर्णय लेता है, तो बहुमत में कैसे कैसे है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें बहुमत से निर्णय होता है और बहुमत पाने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए होता है। और इसके अंतर्गत भी राज्यों और सेंटर के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया गया है, जो भी वोटिंग पावर है उनको बांट दिया गया। जैसे कि स्टेट के लिए 1/3 वोटिंग पावर है, वहीं जो राज्य हैं, ये तो सेंटर के लिए हो गया 1/3 वोटिंग पावर, और जो राज्यों के लिए है वो है 2/3 वोटिंग पावर, 2/3 है वोटिंग का। ये हो गया राज्यों के लिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि राज्यों को इसमें ज्यादा पावर दिया गया है, केवल अकेला स्टेट सेंटर चाहे तो भी बिल पास नहीं कर सकता या कोई भी सिफारिश लागू नहीं कर सकता, और अकेले केवल सारे स्टेट मिलकर भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसमें सबकी सहमति अनिवार्य हो जाती है, तब जाके 3/4 बहुमत प्राप्त होगा। तो जीएसटी काउंसिल निर्णय इस प्रकार से लेता है बहुमत के लिए, जिसमें उसको 3/4 बहुमत चाहिए होता है। इनके जीएसटी काउंसिल के कार्य में आपको संक्षिप्त में बता दूं तो जैसे कि टैक्स का रेट का निर्धारण करना, कहाँ पे छूट देना है, कैसे संग्रहण करना है और क्या क्या सुधार किए जाने हैं, ये सब इसके मुख्य कार्य में शामिल होते हैं। अदर रिवीजन में ये द काउंसिल अप्रूव्ड रिडक्शन इन जीएसटी रेट 3 कैंसर ड्रग्स। हाल में 3 कैंसर्स की जो दवाइयां थी उस पर जीएसटी रेट को कम किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखी है। एक दवाई तो ये है ट्रेस्टुजुमैब और डेरुक्सटेक्सान और ओसीमेरटिनिब और डोरालुनेब। इसमें 12% से 5% कर दिया गया है रेट को। ये इन सब के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये न्यूज हो चुका है, इसमें सेम वही है। और नेक्स्ट यहाँ पे एनआईए, जो इसमें न्यूज आई है एनआईए के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनआईए का तो केस लगातार फाइल होते रहते हैं। एनआईए क्या है ये समझना जरूरी है, तो इसलिए एनआईए को हमने हाईलाइट कर रखा है कि ये क्या है, एक स्थिर एंटी टेररिज्म से रिलेटेड बॉडी है। मतलब भारत में इसको 2008 में जब मुंबई 26/11 जब हमला हुआ था उसके बाद इसका गठन किया गया था कि भारत में आतंकवाद विरोधी संगठन के तौर पर, एजेंसी के तौर पर इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मोआ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हम। जो दोस्तों काम की न्यूज नहीं है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी एग्जाम रेलिवेंट होगा मैं उसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने फ्रंट पेज पर देखा था कि हेल्थ से रिलेटेड न्यूज, हेल्थ इंश्योरेंस, लगभग वही सेम एडिटोरियल पेज पर भी ऐसा ही कुछ न्यूज आया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे हेल्थ सेक्टर्स में जो लैकुना है, जो कमी है, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर चिंतित है। अब यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं, उनका क्या मानना है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जो भी रेगुलेटरी है, हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी रेगुलेटरी है वह सही से काम नहीं कर पा रही है। जैसे कि उन्होंने इसमें 3 मुद्दों को उठाया है। अब वो 3 मुद्दे कौन से हैं, तो उन्होंने इसमें उठाया है, ये 3 इश्यूज लिखे हैं आपके सामने।
जिसमें उन्होंने बताया रिकॉल गाइडलाइन, गाइडलाइन ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ सिमिलर ब्रांड नेम्स। अब इसको संक्षिप्त में बताऊं तो सबसे पहले तो इन्होंने रिकॉल गाइडलाइन का मतलब ये हुआ कि जब कोई, यहाँ पे इन्होंने सब बता भी रखा है बकायदा, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो चीज सरकार की लेबोरेटरीज में फेल हो जाती है टेस्टिंग के दौरान, जो सा भी ऐसा ड्रग है या दवाई है, वो जो गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में जो फेल हो जाती है उन्हें मार्केट से रिकॉल करना, वापस बुलाना, इस पर एक प्रॉपर सही से गाइडलाइन नहीं बनी हुई है, जिसके कारण क्या होता है कि वह मार्केट में काफी समय तक बिक रही होती है और हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है यहाँ पर। तो एक तो मुद्दा ये उठाया गया है। दूसरा मुद्दा है कि जो गुड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो भी ड्रग से रिलेटेड सामान है उनका डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस है, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करती है। स्पेशली जब ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है उस समय तो बिल्कुल नहीं करती है, स्टोर्ड में भी नहीं करती है, ऐसा ऑथर लिख रहे हैं। तीसरी चीज जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि सेम ब्रांड, सिमिलर ब्रांड का नाम पर फेक जो ड्रग्स मार्केट में आती है उनको लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया है कि ये भी पेशेंट के लिए हार्मफुल साबित हो रहा है। इन तीन मुद्दों को इन्होंने एड्रेस किया है और इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी कोट किया है कि कैसे उन्होंने सीडीएससीओ की जो कमियां थी फंक्शन उसको उजागर किया था। आगे इस मामले में जो भी 2012 की रिपोर्ट हो, 2013 की रिपोर्ट हो, उसके अंदर भी ये सारे मुद्दे उठाए गए थे कि कैसे सीडीएससीओ हो या फिर डीसीसी हो, ये सब सही तरीके से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। और इससे रिलेटेड दो ऑथर ने केस के बारे में भी जिक्र किया है। इन्होंने बताया है कि जो लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वही जो मैंने कहा कि जो स्टोरेज ऑफ ड्रग्स है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ये भी मुद्दा आता रहा है। ये देखिए, स्वतंत्र राज्य आदर्श बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस 1974 में हुआ था, इसमें भी इसी मुद्दे को एड्रेस किया गया था। सिमिलरली एक और केस था जो सिमिलर ब्रांड की जो दवाइयां बिक रही थी उसके ऊपर ये केस था, और ये 2001 में इसके ऊपर भी केस आया है, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसमें आप देख रहे होंगे दो कैडिला है, इसको भी एड्रेस किया है कि अगर हम गाइडलाइन को पूरी सही से फॉलो करते तो ऐसी समस्याएं नहीं आती। फिर इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो डब्ल्यूएचओ का खुद का एक दिया हुआ ये प्रैक्टिस है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, जिसको हम संक्षिप्त में जीडीपी भी कह सकते हैं। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा गाइडलाइंस है, इसको भी बनाने का और प्रयास किया गया था भारत में, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए भारत में। एक तो ये ऑथर एड्रेस कर रहे हैं। डीसीसी अर्लियर ईयर गवर्नमेंट एडमिटेड दैट लैक ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑफ द जीडीपी गाइडलाइंस, वही जीडीपी गाइडलाइंस के बारे में कह रहे हैं कि जो जीडीपी गाइडलाइंस थी उसको बाइंडिंग नेचर बना देना चाहिए और डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ पर ऑथर ने कुल मिलाकर जो मेडिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वहाँ की कमियों को बताया, उसको एड्रेस करने की जो क्या चीजें की जा सकती है, ये आज का इस मुख्य एडिटोरियल में ये है। और साइड में टीबी के बारे में एक न्यूज एनालिसिस इसमें भी दिया गया है, इसमें हमने बनाया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि एमडीआर टीबी क्या होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऐसे ट्यूबरक्लोसिस जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं टीबी की जिसको जब पेशेंट खाता है तो वो असरदार नहीं होती, इफेक्टिव नहीं काम कर पा रहा है। इसका कारण यह है कि वो लॉन्ग टर्म में खाने के कारण उसने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उस बीमारी के खिलाफ। अब इसमें कुछ दवाइयों का जिक्र भी यहाँ पर किया गया था कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको लेकर कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है और वो दवाइयां काम नहीं कर रही है इस समय। तो सरकार ने इसके लिए एक नया प्लान बनाया है और वो प्लान है जिसको सरकार ने BPALM नाम दिया है। BPALM, इसको आप ध्यान रखेंगे ये क्यों बना है, इसके 4 दवाइयों का नाम मिला के बनाया गया। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 ड्रग्स के बारे में यहाँ पे लिखा है कि बीडीक्विलिन, प्रीटोमैनिड, लिनेजोलिड और मॉक्सीफ्लोक्सिसिन, ये 4 दवाइयां हैं।
इन चारों को मिला के इसने एब्रिविएशन में BPALM बनाया है, और जो कि ऑथर के हिसाब से सही डायरेक्शन में बनाया गया है, क्योंकि ये चारों दवाइयां मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाले जो पेशेंट है, जो पहले ही ऑथर ने एड्रेस किया है कि 75,000 पीपल ऐसे हैं जिन पर अभी वर्तमान में जो उपलब्ध दवाइयां हैं टीबी की वो काम नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उस बीमारी के खिलाफ ये दवाइयां अब रेजिस्टेंस पैदा कर रही है और प्रॉपर इफेक्टिव नहीं बन पा रही है। इसीलिए सरकार ने BPALM जो प्लान बनाया है और इसमें जो इन चारों दवाइयों को शामिल किया है, ताकि कि हम शॉर्ट टाइम इसलिए क्योंकि भारत सरकार का तो टीबी एलिमिनेशन जो 2025 का है, मतलब हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो हमने लक्ष्य रखा है वो हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंतर्गत 2030 तक है, उससे पहले में 5 साल पहले ही ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ये भारत सरकार के लक्ष्य में ही है, शामिल है। इसके लिए सरकार जोर दे रही है कि जो माइक्रो लेवल पे हम काम कर सकते हैं उसको एड्रेस यहाँ पर किया जा रहा है। और दोस्तों जैसे MDR-TB हैज रिजल्टेड इम्प्रूव केस, यहाँ पे यही ऑथर बता रहे हैं कि कैसे ये अच्छा इलाज साबित हो सकता है। हायर ट्रीटमेंट कवरेज है इसका, बेटर ट्रीटमेंट सक्सेस रेट्स है इसमें, फॉलिंग डेथ रेट्स मतलब कम फैटेलिटी, बहुत कम नुकसान हो रहा है। इस तरीके की चीजें ऑथर ने यहाँ पे एड्रेस किया है कि हम कम कर सकते हैं, और डेथ के परसेंटेज भी कम हुई है। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 mortality has also reduced by 18% during the same period in India. It was India which led the way earlier with the directly observed therapy short course program. आपको पता होगा कि इससे पहले भारत सरकार डॉट्स करके भी टीबी से रिलेटेड कार्यक्रम चला रही थी। ये वही चीज है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम। यहाँ पर आपने ये देखा निक्षय मित्र स्कीम भी सरकार ने टीबी के लिए चलाया था। तो आपको डॉट्स, निक्षय, इस तरीके की चीजें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड है, टीबी के उन्मूलन से रिलेटेड। और हमारा जो लक्ष्य है वो टीबी का उन्मूलन का 2025। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस एडिटोरियल you have very clarity, and next जो हम आर्टिकल देख रहे हैं उसमें नेक्स्ट सेंसस शुड बी द लास्ट इनुमरेशन बेस्ड वन। अब इसमें क्या है कि डिजिटल जो हमारा सेंसस होने वाला है उस पर ऑथर बात कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जो पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर हमारा जो 2021 वाला जो जनगणना था वो हो नहीं पाया। तो ऑथर ने यहाँ पर बताया कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसको प्राइमरी रीजन माना जा रहा है, लेकिन इन्होंने सेंसस में देरी होने और इसके ऊपर चर्चा नहीं करी, बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए ये हो जाता है कि जो ऑथर यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं कि दो प्रकार से हमें सेंसस करने की जरूरत है, जैसे रजिस्टर बेस्ड और डायनामिक। उसमें उन्होंने जोर दिया है कि डायनामिक के अंतर्गत ये हो कि जैसे भी कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसका डाटा अप टू डेट तुरंत हो जाए और वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल हो। जैसे ही कोई जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके भी डाटा हमारे सेंसस रिपोर्ट में ऐड होते रहे। ये डायनामिक हो गया, मतलब गतिशील हो गया। जो भी हमारे जनसांख्यिकी संबंधी जो डाटा है वो अप टू डेट रहे हर समय। इस पर बात है। रजिस्टर्ड बेस्ड जो एनालिसिस करते हैं उस पर बात की गई है। और यहाँ पे उन्होंने दूसरी तरफ बताया कि ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे कि कुछ कंट्रियां जो है वो उन्होंने रजिस्टर्ड बेस्ड वाला जो स्टैटिस्टिक है उसको ज्यादा अपनाने पर जोर दिया है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ कंट्रियों में इस रजिस्टर्ड बेस को अपनाने के कारण क्या हुआ है कि वहां पर पैसों की जो बचत हुई है, मतलब जो भी उनका कॉस्ट इफेक्टिव हुआ है, और ये कम से कम लगभग इतना खर्च से 10 यूरो मिलियन तक आ गया, जो कि पहले 72 मिलियन यूरो तक था। ये सब कुछ इन्होंने अपने डाटा प्रस्तुत किए हैं जो अलग अलग कंट्रियों में सर्वे के दौरान पाए गए हैं। तो भारत को भी इसमें इन्होंने ओवरऑल में ये बताया है कि कैसे हम एक ग्रेट लेगेसी प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल इंडिया से। ये साबित हो सकता है हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरासत, क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंडिया के जुड़े हुए काफी कार्यक्रम चल रहे हैं और हम इसमें डिजिटली अगर हम अपना सारा सेंसर से रिकॉर्डिंग डाटा ऐड करेंगे तो हो जाएगा। एक तो ऑथर ने इसमें ये बताया है। दूसरा
अदर न्यूज में क्या है दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत डे के बारे में बताया गया कि संस्कृत डे 29 अगस्त है। बस इसमें इतना ही खास इंपॉर्टेंट तो कोई चीज नहीं थी, बस ये भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। और यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, जैसे 2011 के सेंसस में 24,821 लोग जो थे उन्होंने रजिस्टर करवाया था मदर टंग के रूप में संस्कृत को। एक तो ये बात है, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है 643 करोड़ के आसपास संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। बस ये दो डाटा हो सकते हैं जो आपको मेंस में या कहीं पर लिखने के लिए आप एग्जाम्पली अगर संस्कृत से रिलेटेड कोई चीज आती है तो वहां पर आप डाल सकते हैं, बाकी नॉलेज के लिए। जैसे यहाँ पर है 70% चाइल्ड डेथ। हाँ, यहाँ पे भी हेल्थ सेक्टर्स पे आज न्यूज में काफी कुछ आया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे 70% चाइल्ड डेथ हो रहा है इंडिया में माल न्यूट्रिशन के कारण। इसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है। जैसे आप देख रहे हो, ओवर 70% लिंक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द सेम। लेकिन हम यहाँ पे कुछ चीजें समझेंगे कि ऑथर ने जो बताया है कि वो न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर दिए हैं यहाँ पर। न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कुछ न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर ही है जो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो है वो लो बर्थ वेट आ रहा है, इसके कारण डेथ कॉज ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द बिगेस्ट इज लो बर्थ वेट which often happens because the mother is malnourished and has experienced infectious disease during pregnancy। यहाँ बताया जा रहा है कि ये लो बर्थ वेट इस कारण हो पा रहा है क्योंकि जो मदर है वो पहले से ही malnourished होती है। malnourished का मतलब कुपोषण टाइप चीजें हो गई कि उनको जो प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जो बेबी है वो भी अनहेल्दी या फिर लो वेट, अंडरवेट कैटेगरी में आ जा रहा है। और शुरुआत में मतलब जब बच्चा शुरुआत में ही लो वेट होता है तो उसको ज्यादा समस्याएं होने के लिए यहाँ पर वल्नरेबल माना गया है। एक चीज और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि हमें वेस्टिंग के बारे में बताया है कि वेस्टिंग क्या है। विच मीन्स देयर वेट इज टू लो फॉर देयर हाइट, मतलब आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि आप दुबलापन, वेस्टिंग का अगर हम सरल हिंदी करें तो दुबलापन व्यक्ति है। यह भी एक मालनरिश कहीं न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर को ही इंडिकेट करता है। और स्टंटिंग के बारे में बताया गया कि ये टू शॉर्ट है फॉर देयर एज, मतलब आपकी जो आयु है उसके हिसाब से आपकी हाइट नहीं है। तो यानी कि इसमें हम बोनापन कह सकते हैं कि यह एक बोनापन है। यहाँ पर भी देखिए आप एड्रेस किया गया है स्टंटिंग को और यहाँ पे वेस्टिंग को डाटा में भी। तो ये चीज बताई गई है हेल्थ से रिलेटेड में। और यहाँ पे बताया गया है कि वैसे विश्व लेवल पर क्या आंकड़े चल रहे हैं, जैसे कि द वर्ल्ड ओवर अराउंड 6.6 मिलियन डेथ्स वर लिंक्ड टू दीज रिस्क इन 1990। बाय 2021 दिस हैड फॉलन टू अराउंड 2.4 मिलियन। 63% ड्रॉप दिखा रहा है कि विश्व में अब ये 63% ड्रॉप हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि इंप्रूवमेंट हुआ है न्यूट्रिशन को लेकर और ये सब है। इसमें बता रहा है कि कुल मिलाकर अब 80% के आसपास ड्रॉप हो रहा है। इन चीजों को अगर हम सुधार करें तो डेथ्स में, यहाँ पर जैसे डेथ्स में सुधार के लिए कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने डायरिया में, जो डायरिया डिजीज है उसके अंतर्गत हमने कैसे सुधार किया था, डेथ रेट को कैसे डिक्लाइन किया था। तो क्लीन वाटर, इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, स्वच्छता को बढ़ाकर, हैंड वॉशिंग, इस तरीके से कुछ पॉइंट बताए गए हैं यहाँ ऑथर के द्वारा, जो कि बता रहा है कि इसी प्रकार से मलेरिया डेथ रेट्स को भी रिड्यूस किया हमने। मोस्ट चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड हुए, इसके कारण ट्यूबरक्लोसिस में भी हमने कमी लाई। ये सारे मुद्दे इन्होंने ऑथर ने यहाँ पे उठाया है कि माल नरिशमेंट और कैसे कैसे जो चाइल्ड डेथ से रिलेटेड है उन सबको एड्रेस करके यहाँ पर बताया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द चैलेंज टू रोड सेफ्टी इन इंडिया। अब यहाँ पे रोड सेफ्टी को लेकर यहाँ पर एड्रेस किया है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या है खास बात। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 जो 2024 का है, प्रिपेयर्ड बाय द ट्रिप सेंटर एट आईआईटी दिल्ली। यहाँ पर हमको ये रिपोर्ट ध्यान में रखना है कि इन्होंने कुछ जो इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी आया है 2024 का, इसमें कुछ मुद्दे हाईलाइट किए हैं और वो कौन से हाईलाइटेड मुद्दे हैं उसको हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि जो रोड पर एक्सीडेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी है वो मोटरसाइकिल्स को है,
जो कि यहाँ पर बकायदा बताया गया, और जो सबसे ज्यादा जो खतरा उत्पन्न कर रहे हैं उसमें ये ट्रक्स है, जो एक्सीडेंट्स के कारण यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया। इंडिया स्टेट्स आर अनलाइकली टू मीट द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी गोल टू हैव ट्रैफिक डेथ्स बाय 2030। मतलब यहाँ पे बताया कि इंडिया के जो मोस्ट ऑफ स्टेट है, जो बहुत सारे जो राज्य हैं, वह मीट मतलब उन्होंने कोशिश किया है कि यहाँ तक प्राप्त हो जाए जो 2030 तक यूनाइटेड नेशन का जो गोल्स है रोड सेफ्टी गोल्स, उसको प्राप्त करने का, जिसमें कि मतलब हाफ, जितनी भी अभी वर्तमान में डेथ हो रही है उसका हाफ डेथ हो 2030 तक, ऐसा ये लक्ष्य तय करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे डाटा शो कर रहा है कि 2021 में जो है रोड ट्रैफिक इंजरी जो है वो 13th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि इंडिया में जो भी मृत्यु हो रही है उसमें 13वां सबसे बड़ा कारण बन रहा है रोड एक्सीडेंट, या फिर डिसेबिलिटीज में देखा जाए तो 12वां सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जो कि डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ या डेली भी बोलते हैं इसको, इसके अंतर्गत इंक्लूड हो रहा है। तो ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि जो नेशनल रोड सेफ्टी डाटा सिस्टम है वो इनसफिशियंट है, मतलब हमारे देश में सही से वो डाटाबेस काम नहीं कर पाता है। तो इसको लेकर ऑथर ने यहाँ पे मुद्दा उठाया है, और एक डाटा और दिया कि जो 1990 में जो इंडिया वाज 40% मोर लाइकली टू डाई इन अ रोड एक्सीडेंट देन समवन इन दीज कंट्रीज का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि जो कुछ यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन नेशन, जो यूरोप की जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर जितनी डेथ होती थी उससे तुलना करके यहाँ बताया गया है कि इंडिया में 1990 में 40% हो, जो कि अब की बात कर रहा है कि ये 2021 में क्या हो गया है कि ये फिगर 600% तक इंक्रीज हो गया है डेवलप कंट्रीज की तुलना में रोड एक्सीडेंट के मामले में। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है जो हमें दिखा रहा है कि हम यूरोपियन कंट्रीज से रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मामले में बहुत पीछे हैं। तो आप इसको भी जिक्र कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग या फिर रिपोर्ट्स को ध्यान रखने के लिए। ए नेशनल डेटाबेस फॉर फैटल क्रैशेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड, एक्सेस द सिस्टम विल इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक रिस्क। यहाँ पे बताया कि क्या करना चाहिए राज्यों को, क्या करना चाहिए नेशनल डेटाबेस को, ताकि ये जो फैटल क्रैशेस हो रहे हैं इनको ठीक किया जा सके। ये मुद्दे उठाए गए हैं। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट ऑफिस इन सपोर्टिंग फार्मर्स, यहाँ पे बताया गया कि जो दामू था, DAMU दामू, इसको दोबारा से IMD अपना सुझाव ला रहा है कि दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इसे बीच में बंद कर दिया गया था मार्च के दौरान। यहाँ पर आप देखिए मार्च दामू वर शट डाउन फॉलोइंग एन ऑर्डर इशूड बाय MD। तो ये क्या था, ये डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट्स था, अर्थात ये था कि जब भी IMD कोई रिपोर्ट देता है जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर या विंड स्पीड, किसी भी चीजों से, तो उससे जो हमारे पीजेंट्स है, जो किसान है, फार्मर्स है, वो इस डाटा का उपयोग कर सके। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मेट्रोलॉजी का यूनिट्स बना दिया गया था, उनको पहले ये डाटा ट्रांसफर होगा, फिर वहां से सभी गांवों को हो जाएगा। और यहाँ पर मेनली एक ये चीज ध्यान रखना कि अराउंड 80% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब सीमांत और लघु किसान भारत में 80% से ज्यादा है। तो यहाँ पर न्यूज में केवल इतना ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, उसको हम निकाल चुके हैं। और ये न्यूज सब फर्स्ट पेज की एक्सपेंशन है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अभी अजीत डोभाल जी रशिया गए हुए, वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की समिट चल रही, वहां पर उन्होंने मुलाकात करी है अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रिक्स के लिए अजीत डोभाल NSA हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल। तो आपको न्यूज के तौर पे ये ध्यान रखना है कि अजीत डोभाल और ब्रिक्स के लिए गए हैं रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों CDS, जो हमारे CDS है वो हैं अनिल चौहान। आप यहाँ पे देख रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। उन्होंने अभी एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो जॉइंट डॉक्ट्रिन है एम्फीबियस ऑपरेशंस को लेकर, उसके लिए उन्होंने दूसरा सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किया। इससे पहले एक बार और पहला किया था, तो अब यहाँ पर दूसरा किया है एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए, मतलब जो समुद्र में अभियान किए जाते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, उसके लिए उन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन्स वगैरह रखी। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CDS कौन है। CDS जो हमारे सभी सशस्त्र बलों के जो हेड होते हैं वो CDS होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सभी स्टाफ्स के चीफ होते हैं वो सशस्त्र बलों के। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे बोला था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है, इसमें सभी सशस्त्र बलों की जो मुख्य हैं वो सब शामिल होते हैं। तो इनके एक मीटिंग में इन्होंने अपना
ये वक्तव्य रिलीज किया था कि एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए हमें क्या क्या करना है, उसके लिए इन्होंने बात करी है। तो एम्फीबियस ऑपरेशंस आपको समझ के रखना है कि ये जैसे ओशन रीजन में कोई भी वॉर होता है तो उसमें कैसे बाकी जो हमारे आर्म फोर्सेस है वो मिलकर इंटीग्रेट होकर काम कर सके, इसके लिए इन्होंने सीडीएस ने यहाँ पर बात करी है। और नेक्स्ट ये पॉलिटी एड, ये इंडिया यूई, हमें ध्यान रखना होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया का अभी एक साइन चल रहा है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से रिलेटेड, और यूएई हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि न्यूज में इससे रिलेटेड आ सकता है कि हाल ही में किसके साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भारत ने साइन किया है। तो ध्यान रखना होगा यूएई के साथ। यहाँ पर किस किस के बीच हुआ, एनपीसीआईएल जो भारत की कंपनी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी तरफ ईएनईसी यानी एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी जिसका 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है उनका, इनके बीच में ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसका मतलब ये समझौता हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रिंस क्राउन है, ये मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो अभी दिल्ली में आए हुए हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए। और इसके बाद ये कुछ यहाँ पे हाँ 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल जो है अभी लॉन्च हुए हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखना है, आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की। ये दोनों इसलिए क्योंकि एक जो 8 श्रेणी की जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर लॉन्च होनी थी उसमें से ये चौथा और पांचवा यहाँ पर कहीं पे बता रखा होगा कि द वेसल्स आर द 4th and 5th इन अ सीरीज ऑफ 8 वाटरक्राफ्ट, इसके अंदर अगर तो आपको नाम याद रखना है आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। और दोस्तों इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है, तो एंटी सबमरीन मतलब जो समुद्रों के अंदर जो मरीन्स होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाया जाता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये वेसल्स जो हैं ये हमारे वहां पर इंटीग्रेट करते हैं हमारी सुरक्षा को, कोई हमारे इन्फिल्ट्रेट तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा खतरा तो नहीं उपलब्ध हो रहा है मतलब समुद्रों में, तो उससे रिलेटेड ये वेसल्स हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट ये यहाँ पर मेनली हमको ध्यान रखना है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी वॉर चल रहा है, ये इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है, जिसमें इजराइल का आपको ध्यान रखना है कि इजराइल और फिलिस्तीन का क्या लोकेशन है, आप एक बार उसको देख लेना क्योंकि ये हमारे लिए मैप ऑफ जो न्यूज चल रहा है उस पर काम आएगा, क्योंकि न्यूज से रिलेटेड भी जो मैप में है अगर आप उसको देख लेंगे तो यूपीपीएससी या हो या यूपीएससी हो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि वेस्ट बैंक कहाँ है, जैसे देखिए वेस्ट बैंक चल रहा है तो फिलिस्तीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल है, ये रामल्ला है, ये सब चीजें हैं, आप लोकेशन उसमें देख सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के वर्ल्ड मैप खोलकर। और अगर आपको जानकारी के लिए मोटे तौर पर बता दूं तो जैसे कि मान लीजिए कि ये अफ्रीका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इस एरिया में ये हमारा पड़ता है वेस्ट एशिया। तो जो वेस्ट एशिया है यहीं पर इजराइल और फिलिस्तीन का ये वेस्ट बैंक, इस तरीके से गाजा, ये सारे आजकल न्यूज में चल रहे हैं। तो ये हमारा एशिया हो गया और ये अफ्रीका हो गया, इसमें जो ये एरिया है ये लोकेशन है ये आपका पड़ेगा अभी जो टसल्स का जोन है, यहाँ पे इजराइल और आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के बीच में भी वॉर चल रहा है। और साथ में आपको यहाँ ध्यान रखना कि जो ये यूक्रेन है यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्री हो गया और ये यहाँ पर रशिया, इनके बीच में भी एक वॉर चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना अभी वर्ल्ड लेवल पे कहाँ कहाँ टसल चल रहे हैं, रशिया वर्सेज यूक्रेन और इजराइल वर्सेज पैलेस्टाइन। इजराइल खैर कई मोर्चों पे लड़ रहा है, इधर सीरिया लेबनान के साथ भी उसका वॉरफेयर चल रहा है। तो आपको ब्रीफली इतना समझ आ गया होगा कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन और इजराइल के रीजन में है। यहाँ पर अभी ये न्यूज काम की नहीं है कि कितने लोग मरे कितने, बस हमें ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल न्यूज में अभी तक इनका टसल चल रहा है। और यहाँ पर ईयू ने अभी दावा किया है कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है रशिया को सप्लाई कर रहा है, ऐसा ईयू का कहना है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को लेकर उसने आरोप लगाया है। तो ये हमें न्यूज फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर मेंस में वगैरह में आता है कि भारत रसिया या फिर भारत ईरान से रिलेटेड या ईयू से कोई कंसर्न्स की बात आती है तो वहां पर हम डिमेरिट्स में पॉइंट में डाल सकते हैं कि ऐसे आरोप लगाए जाते रहे कि ईरान क्रेडिबल इंटेलिजेंस से जो रिलेटेड चीजें हैं वो सप्लाई करता है बिना किसी इंटरनेशनल समझौते को अनुपालन किए। तो इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी क्रेमलिन आपको ध्यान रखना है कि रशिया में है और तेहरान आपको ईरान में है। नेक्स्ट
स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज में जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है वो ग्रैंड स्लैम का चल रहा है। ग्रैंड स्लैम आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन, विंबलडन और एक होता है फ्रेंच ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से अभी अगस्त सितंबर के आसपास ये यूएस ओपन हुआ है। और यूएस ओपन के अंतर्गत जो विजेता रहे हैं उनका नाम यहाँ में ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीपीएससी रिलेटेड में न्यूज में आते हैं वहां पर करंट अफेयर में कि जेनिक सिनर जो है वो फर्स्ट, मतलब इटली के फर्स्ट मैन है। तो ये इटली से हुए, आपको ध्यान रखना इटली के ये खिलाड़ी हैं। टेनिस से रिलेटेड ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें ये जेनिक सिनर जो है यूएस ओपन जीत चुके हैं। इन्होंने किसको हराया ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किसको हराया है। तो अमेरिकन टाइलर फ्रेट जी को हराया है, जो अमेरिकन थे। इसको हराकर इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है, अपने नाम किया है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी और ओपन्स का भी हम देख लेंगे जब उसकी सीरीज चलेगी। फिलहाल के लिए तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट था। दैट्स इट ऑल फॉर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।